दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक पैसिफिक ओशन में खोया रहा और भूखे पैसे भटकता रहा, जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और जाने अनजाने में उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और 14 महीनों बाद जब किस्मत ने उसका साथ दिया तब वो जिंदा वापस भी लौट आया। लेकिन आते ही उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दुनिया में टोटल 5 महासागर है और ये पूरे अर्थ सरफेस के 70% हिस्से को कवर करते हैं, जिसमें से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यह अकेला समंदर 145 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को खुद में समा सकता है। यानी पैसिफिक ओशन पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि मैरियाना ट्रेंच, जिसे अर्थ का सबसे डीप हिस्सा माना जाता है, वो भी इसी पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इस ओशन में कुछ आइलैंड्स है जो कि बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे भी आइलैंड्स है जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में खो जाए तो उसे ढूंढना तकरीबन इम्पॉसिबल है। लेकिन पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम है जॉस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इसके पास एक छोटी सी 7 फुट की बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था और इस बंदे ने 1 साल से भी ज्यादा का वक्त इस पर गुजारा और समंदर के बेरहमी का मुकाबला भी किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया और जिसे शायद कोई चाहकर भी नहीं तोड़ना चाहेगा। जॉस सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस बदतर मुश्किल में फंस गया। ये बात है 17 नवंबर 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में रह रहा 36 साल का एक एक्सपीरियंस फिशरमैन जॉस सल्वाडोर अल्वारेंगा अपने एक साथी एजुकियल कार्डोबा के साथ अपनी छोटी सी 7 फुट की बोट पर सवार होकर फिशिंग करने निकलते हैं। इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर फिशिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी। ये बिना छत और कैबिन वाली 7 फुट की नाव थी जिस पर केवल एक इंजन और मछलियां रखने के लिए एक ही फ्रिज था, इसलिए ये कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। इसलिए अल्वारेंगा का प्लान था कि किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जाएंगे और 30 घंटे वहां बिताएंगे। अच्छी मच्छी हाथ लगी तो ठीक, वरना अपने घर लौट आएंगे। और वो अपने साथ सिर्फ इतना ही समय का खाना लेकर गए थे। वो रात को 1 बजे तट से 120 किलोमीटर दूर चले गए। दोनों ने मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल बिछाकर कुछ ही समय हुआ था कि उतने में एक खतरनाक तूफान उन्हें अपने तरफ आता नजर आया। जैसे ही तूफान आया, नाव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा था। अल्वारेंगा और कार्डोबा पैनिक हो जाते हैं और घबराहट में समय बचाने के लिए जाल को भी वही छोड़ देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बोट को फुल स्पीड से लगातार 6 घंटे तक भगाते हैं और जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और रात भर तूफान से लड़ने के बाद जैसे तैसे वो समुद्र के किनारे पहुंचने ही वाले थे। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे। उन्हें समंदर का किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी, और तूफान को भी उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन तभी अचानक से बोट का इंजन खराब हो जाता है और अब वो किनारे तक भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि अब उनके पास न तो नाव को आगे ढकलने के लिए चप्पू थे और ना ही बोट की दिशा नियंत्रित करने वाला सेल। उनके पास सिर्फ एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब थी कि अपने बॉस के रिस्पांस का इंतजार करते करते रेडियो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। कुछ समय के लिए उन्होंने तूफान को पीछे तो छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी तरफ आ रहे तूफान को। वो इतनी शिद्दत से आ रहा था कि मानो उन्हें जिंदा ही निगल ले। तूफान की वजह से समंदरी हवाई भी तेज हो रही थी जो उनके बोट को धीरे धीरे किनारे से दूर धकेल रही थी। उनकी नाव तट से दूर होती चली गई। इनके बॉस को जब तक रेडियो से मैसेज रिसीव होता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। हालांकि उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी भेजी थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे अल्वारेंगा की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से ना तो ये कुछ देख पा रहे थे ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब हम किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है, और जाना भी है तो उन्हें किस दिशा में जाना है। दुर्घटना को 5 दिन बीत चुके थे और हवाओं ने उनकी नाव को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। इतने बड़े महासागर में इतने छोटे बोट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ना तो उनके पास कोई फ्लेयर गन थी
और ना ही आग लगाने के लिए कोई ऐसी चीज थी जिससे आग लगा पाए ताकि धुएं से सिग्नल देकर किसे बुला सके। उम्मीद खत्म हो चुकी थी और 5 दिनों बाद उनके बॉस ने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि शायद अब बच पाना मुश्किल है। जो खाना वो साथ लेकर आए थे वो भी 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था और मछली पकड़ने के लिए उनके पास अब कोई साजो सामान नहीं था, क्योंकि जाल को भी वो पहले ही पीछे छोड़कर आए थे। अब ना ही इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ बचा था, ना ही पीने के लिए पानी था। जिंदा रहने के लिए उन्हें वो करना पड़ा जो उन्होंने सपने में भी नहीं कभी सोचा होगा। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनके नाव पर आकर बैठ जाता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पंछी पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है कि पंछी वापस आए। इस तरह दोनों ने बहुत ही तरीके से उसे पकड़ने का प्लान करते हैं और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने जीविका के लिए पक्षियों और नाव के आसपास के मछलियों को अपने हाथों से पकड़कर कच्चा खाने लगे और पेट का गुजारा करने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसे पीकर वो गुजारा करते थे। लेकिन जब बारिश न हो तब उन्हें मजबूरन प्यास बुझाने के लिए मछलियां और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते थे, या तो कभी कभी उन्हें अपना यूरिन पीना पड़ता था। वो दोनों किस कदर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से गुजर रहे थे ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे तैसे दिन गुजरते गए और फिर महीने। आखिरकार जॉश के साथी कार्डोबा की हिम्मत अब टूट रही थी। वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और 4 महीनों बाद उसने सुसाइड कमिट कर दिया और अब बोट पर एल्वारेंगा अकेले ही रह गया था। जहां तक नजर जाती उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, जिसे देखकर उसे जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो अकेला जिंदा रहने के लिए हर एक दिन स्ट्रगल कर रहा था। रात को सोते हुए बस उसे एक ही डर सताता था कि कहीं ये रात उसकी आखिरी रात न हो। एक अंदाजे के अनुसार एल्वारेंगा पैसिफिक ओशन के एक ऐसे हिस्से में फंसा था जिसे दुनिया का सबसे खामोश एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती है। समंदर में फंसे जॉर्ज को अब 6 महीने हो चुके थे। इस वक्त उसकी भी जीने की उम्मीद खो चुकी थी। तभी एक दिन एल्वारेंगा को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में पहली बार उसे शिप नजर आई थी। शिप देखते ही उसकी आंखें चमक उठती है और उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। एल्वारेंगा ने शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कार्गो शिप इतनी दूर थी कि वो जॉश को ना देख सके और देखते ही देखते जॉश की नजरों से वो शिप भी गायब होने लगी। वो ये सोचने लगा कि मेरी किस्मत में मौत ही लिखी है। कल्पना कीजिए कि आप 6 महीनों तक विशालकाय समंदर के बीचों बीच फंसे हो और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में अचानक से एक दिन आपको कोई दिखे, लेकिन वो आपको ना देख सके और आगे निकल जाए तो आपको कैसा लगेगा। देखते ही देखते 11 महीनों बाद उसकी छोटी सी बोट बहकर उसे समंदर के पार लगभग 8000 किलोमीटर दूर तक ले गई थी। उसके कपड़े भी फट चुके थे और धूप से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वो पल आ ही गया जब किस्मत जॉश एल्वारेंगा पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे के पूरे 14 महीने यानी 438वें दिन, जॉश ने अपनी बोट के आसपास पानी में नारियल तैरते देखे और आसमान में बहुत से पंछी मंडरा रहे थे। ये नजारा उसे जमीन की निकटता के संकेत दे रहे थे। उसे समझ आता है कि जरूर आसपास कोई आइलैंड मौजूद है और कुछ देर बाद उसकी ये बात सच होती है। दूर से उसे एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इसलिए जैसे ही बोट आइलैंड के थोड़े से करीब आती है वो पानी में कूद गया और लहरों के बहाव से तैरता हुआ उस आइलैंड तक पहुंच गया और रेंगते रेंगते रेत की तरफ आया और लेट गया। उसे इतनी खुशी हुई मानो जैसे उसने मिट्टी नहीं बल्कि सोने का खजाना मिला हो। एल्वारेंगा चमत्कारिक रूप से विशालकाय पैसिफिक ओशन में स्थित एक रिमोट आइलैंड जिसका नाम एबॉन एटॉल था उस पर पहुंच चुका था। यह आइलैंड एल्वारेंगा के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं के रुख ने उसके छोटे से नाव को इस आइलैंड की ओर ले गई, वरना अगर गलती से वो इस आइलैंड पे नहीं पहुंच पाता या थोड़ी सी हवाओं का रुख यहाँ से वहाँ होता तो वो इस द्वीप पर कभी पहुंच ही नहीं पाता और उसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर है। पिछले 14 महीनों बाद जॉस ने जमीन पर कदम रखा था। जब वो इस आइलैंड पे पहुंचा तो उसे वहाँ एक घर दिखाई देता है।
जिसमें वहाँ के लोग मौजूद थे। पिछले 438 दिन बाद जॉश का किसी इंसान से पहली बार कांटेक्ट हुआ था। एल्वारेंगा ने वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की और वहाँ के लोगों ने जॉश की हालत देखी और उसे खाने पीने के लिए दिया और वहाँ के लोकल लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जॉश को लेकर जाती है और पूछताछ करती है। जॉश अपने साथ हुए हादसे को पुलिस को बताता है। जब जॉश उन्हें अपनी सर्वाइवल स्टोरी सुनाता है तब पुलिस वाले को यकीन ही नहीं होता कि आखिर कैसे कोई इंसान 438 दिनों तक एक छोटी सी बोट पर विशालकाय समंदर में बिना खाने पीने के जिंदा रह सकता है। अपनी बातों को यकीन दिलाने के लिए जॉश अपने बॉस को कॉल करता है, जिसके बाद उसका बॉस पुलिस वाले को ये बात कंफर्म करता है कि जॉश उसके लिए काम करता था और 1 साल पहले वो और उसका साथी समंदर में खो गए थे। उसके बाद उसकी मेडिकल टेस्ट की जाती है और एल्वारेंगा को ठीक ठाक होते ही उसे वापस उसके देश मैक्सिको भेज दिया गया। जब वो वापस अपने घर पहुंचा तो सबको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके घर वाले मान चुके थे कि एल्वारेंगा अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा। पर उसे जिंदा देखकर सब चौंक गए। उसकी माँ और बेटी खुशी से रोने लगे और आसपास के लोग उसकी कहानी सुनने के लिए आने लगे। लेकिन एल्वारेंगा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके सुसाइड करने वाले साथी एजिक्यूएल कार्डोबा के परिवार ने एल्वारेंगा पर केस कर दी। उन्होंने जॉश पर आरोप लगाया कि एल्वारेंगा ने अपनी जान बचाने के लिए कार्डोबा की हत्या की और नरभक्षण का सहारा लिया। कई दिनों के कानूनी कार्रवाई के बाद जॉश एल्वारेंगा को निर्दोष मानकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जॉश सैल्वाडोर एल्वारेंगा ने उसके 14 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में एक बुक लिखी 438 डेज और उसे पब्लिक किया, जिसमें एल्वारेंगा ने अपनी पूरी कहानी लिखी।